ये जो हमारा लेक्चर है ये काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन पर है, जो कि बेसिकली बुनियाद है क्रोमेटोग्राफी की, जिसके ज़रिए क्रोमेटोग्राफी की जो बेसिक आइडिया है वो अराइज हुआ है, जिसके ज़रिए क्रोमेटोग्राफी की जो बेसिस हैं वो रखी गई हैं, और जिसके ज़रिए क्रोमेटोग्राफी एज अ क्रोमेटोग्राफी बनी है। जो बेसिक्स हैं वो असल में काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन है, जिसको हम काउंटर करंट लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। एक्सट्रैक्शन दो तरह की होती है, तो आप लिक्विड से लिक्विड में एक्सट्रैक्ट कर लें या सॉलिड से लिक्विड में एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सॉलिड्स का भी तो हम एक्सट्रैक्ट निकाल रहे होते हैं ना। लेकिन जब हम काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें लिक्विड टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन को कवर किया जाता है। काउंटर करंट जो एक्सट्रैक्शन है या काउंटर करंट जो सेपरेशन है वो अब इतनी कॉमन नहीं रही है, क्योंकि बहुत लीथल है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी भी नहीं होती, टाइम भी बहुत कंज्यूम करती है और यूज़ करने में इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जो बाकी क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन उसके बाद अराइज हुई हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा इजी टू यूज़ हैं, उनकी रेजोल्यूशन पावर भी अच्छी है, टाइम भी कम कंज्यूम करती हैं और यूज़ करने में आसान भी है। काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन के पीछे जो बेसिक फिनोमेना या बेसिक सोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो बेसिक थ्योरी है उसी के जरिए क्रोमेटोग्राफी ने जन्म लिया है, उसी के जरिए क्रोमेटोग्राफी जो है वो अराइज हुई है। करंट एक्सट्रैक्शन में प्रॉपर लेबलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रॉपर लेबलिंग के बगैर आप लिक्विड काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। इसमें हमारे पास कंटिन्यूसली हमें अपर लेयर टू लोअर लेयर शिफ्टिंग करनी होती है, फ्रेश लेयर्स के साथ उसको ट्रांसफर करना होता है और इन स्टेप्स को हमें लेबल करना होता है। पहला स्टेप इसका 0th स्टेप कहलाता है और उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ जितने स्टेप्स आप चाहें परफॉर्म कर सकते हैं। और एयर एक्सट्रैक्शन जो होती है ये सीरीज में हो रही होती है और उन सारी सीरीज को हमें सिक्वेंशियली लेबल करना लाजमी है। ओके, तो काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन में हमारे पास अपर और लोअर लेयर में हमें हमेशा बहुत इसको चेंज करना होता है, तो इनको हम लेटर और नंबरिंग से नोटेट कर रहे होते हैं। अपर लेयर चूंकि ऊपर होती है इसलिए उसको यू से डिनोट करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मोस्टली लाइटर इन वेट होते हैं इसलिए वो अपर लेयर में चले जाते हैं, और एक्वस जो होता है वो डेंसर होता है इसलिए उसको हम लोअर लेयर में ले लेते हैं और उसको एल से नोटेट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी नोटेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है और इसकी नंबरिंग बहुत प्रॉपरली करनी चाहिए। तो अगर गौर से देखा जाए तो हमें समझ आती है कि बेसिकली काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन का बेसिक बैकग्राउंड क्या है। अगर हम अपने पास एक एक्वस फेज को लें और साथ में कोई नॉन एक्वस फेज लें, इसमें हम ऐसा करते हैं, हम बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन चूंकि हल्का होता है तो इसलिए वो लाइटर लेस डेंसिटी की वजह से अपर लेयर बेंजीन की यानी कि ऑर्गेनिक फेज की बनेगी और लोअर लेयर जो है वो एक्वस की यानी कि पोलर मीडियम की बनेगी। एल से लोअर को रिप्रेजेंट कर दिया, यू से अपर को रिप्रेजेंट कर दिया। काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन में ये नोटेशंस, इसके नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से हमें पता चलता है कि कौन से नंबर वाली वाइल बदली गई हैं और ये अपर लेयर है या लोअर लेयर, इसलिए इसकी यू और एल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ में इसकी जो नंबरिंग सिस्टम्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम इसको मिलाने के बाद पहली दफ़ा जब हम इसको शेक करके इसकी एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि इसकी अपर लेयर को फ्रेश लोअर लेयर के साथ ट्रांसफर कर देते हैं और लोअर लेयर को फ्रेश अपर लेयर के साथ ट्रांसफर कर देते हैं। बिफोर तक जहां तक हमने इनको एक्सट्रैक्ट किया था ये नॉर्मल लिक्विड एक्सट्रैक्शन थी, लेकिन जब हमने इसकी अपर लेयर को फ्रेश लोअर लेयर के साथ और लोअर लेयर को फ्रेश अपर लेयर के साथ ट्रांसफर करके फर्दर काम स्टार्ट किया तो यहाँ से हमारे पास काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन का बेसिक फिनोमेना अराइज हुआ। फिर हमने क्या किया, जो सिस्टम में हमारे पास अपर लेयर में यानी कि ऑर्गेनिक फेज में एक्वस से ट्रांसफर हो गया उसको हमने पी का नाम दे दिया, और जो लोअर लेयर से अपर लेयर में ट्रांसफर हो गया था यानी कि एक्वस से ऑर्गेनिक में ट्रांसफर होने के बाद जो बचा उसको हमने क्यू का नाम दे दिया। अब हमने जब अपर लेयर को जो एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो अपर लेयर आई थी उसको जब हमने फ्रेश लोअर लेयर से ट्रांसफर किया तो हमने उसको 0 का नाम दे दिया, और जब हमने लोअर लेयर को फ्रेश अपर लेयर के साथ ट्रांसफर किया तो उस अपर लेयर को 0 का नाम दे दिया। अब दोबारा से इन दोनों फ्लास्क को हमने जब शेक किया तो फिर हमने क्या किया, शेक करने के नतीजे में जो अपर लेयर थी वो पी क्यू हो गई, मतलब एक फ्रैक्शन उसके अंदर और आ गया, वो पी क्यू हो गई, और लोअर लेयर जो थी वो क्यू स्क्वायर हो गई। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी फ्लास्क थी उसमें पी स्क्वायर हो गई अपर लेयर और लोअर लेयर पी क्यू हो गई। अब हमने क्या किया कि दोबारा जो पहले वाले की अपर लेयर थी उसको दूसरे वाले की लोअर लेयर के साथ मिक्स कर दिया, और पहले वाले की लोअर लेयर को फ्रेश अपर लेयर के साथ और दूसरे वाले की अपर लेयर को फ्रेश लोअर लेयर के साथ एक्सट्रैक्ट कर दिया।
अब दोबारा से जब हमने इसको शेक किया और एक्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बने वो क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर का था, 2p क्यू और 2p क्यू स्क्वायर का बना, और तीसरा वाला जो फ्रैक्शन था वो पी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर क्यू के बराबर बना। इस तरह करके हम जितनी दफा चाहें इसको फ्रेश अपर लेयर और लोअर लेयर में ट्रांसफर करके हम बहुत दफा इस सिस्टम को आगे चला सकते हैं। और इस सिस्टम को आगे चलाने ही की वजह से हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की बेसिस या क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद या क्रोमेटोग्राफी की सोच रखी गई थी। और उसका बेसिक रीजन ये था कि आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो अपर लेयर है वो मुसलसल मूव हो रही है, इसलिए इसको हमने मोबाइल फेस से नोटेट कर दिया। और जो लोअर लेयर है चूंकि वो स्टेशनरी है, उसी के साथ हम सिस्टम्स को ट्रांसफर और फ्रेश सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसलिए उसको स्टेशनरी फेज का नाम दे दिया। इस तरीके से करके आप जितनी दफा इसकी लेयरिंग चेंज करती जाएंगी वो उतनी ज्यादा नंबर में बढ़ता चला जाएगा और उतनी ज्यादा एक्सट्रैक्शन नंबर्स होते हैं। ये हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं ये नंबर, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये जो नंबर्स हैं ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन को शो कर रहे होते हैं। और यही वो बुनियाद है, यही वो बात है जिसकी वजह से हमारे पास थ्योरेटिकल प्लेट का कॉन्सेप्ट भी अराइज हुआ था। क्योंकि थ्योरेटिकल प्लेट क्या होती है? इमेजिनरी प्लेट होती है जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हैं। तो जितनी दफा हम लोगों ने इसकी लेयरिंग चेंज करते हैं उतने ज्यादा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हैं, तो उतनी ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ एक्सट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल होती है। जब हमें इसकी टोटल एक्सट्रैक्टेड अमाउंट का एनालाइट का पता करना होता है तो फिर हम क्या करते हैं, उन सारे फ्रैक्शंस को आपस में सम कर लेते हैं, उनको हम आपस में मिला लेते हैं, तो हमें उससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड या आप ये कह सकती हैं एक्सट्रैक्टेड सब्सटेंस हमें मिल जाता है। तो हम इसको जब स्टार्ट करते हैं बहुत सारे स्टेप से गुजरने के बाद, तो हम उन सबको जब उनका सम लेते हैं तो हमें उसकी एक्सट्रैक्टेड अमाउंट पता चल जाती है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है कि हमारे पास फ्रैक्शन, जब हमारे फ्रैक्शन होंगे एनालाइट के और वो हमारे पास आर क्या नाम है ट्यूब में, और उसके अंदर जितने नंबर ऑफ काउंटर एक्सट्रैक्शन स्टेप्स हुए हुए होंगे उस हिसाब से हम उसको पता कर सकते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है और ये एग्जैक्टली वही टेबल में शो किया गया है जो कि अभी ग्राफ में बताया था कि किस तरीके से हमारे पास 0 से थर्ड एक्सट्रैक्शन तक जा रहे हैं, तो किस तरीके से वो क्यू से क्यू क्यूब तक जा गया है और पी स्क्वायर से 3p² क्यूब तक और फिर पी क्यूब तक। तो ये किस तरीके से पूरा सिस्टम बना है ये उसी फिगर के अंदर है। हम इसको इस टेबल से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं खाली। कॉन्सेप्ट है थियोरेटिकल प्लेट का, वो भी हमारे पास वो हमें ज़्यादा एफिशिएंसी को शो करता है, ज़्यादा अच्छे रेजोल्यूशन को शो करता है, और वो भी हमारे पास काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन से ही अराइज हुआ है। तो बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी की बुनियाद है, क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक सिस्टम है वो हमारे पास काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन से अराइज हुआ है। जैसे काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन में हमारे पास एक मोबाइल फेज और लिक्विड एक स्टेशनरी फेज बन गया है, क्योंकि हमारे एक लेयर स्टैटिक होती है और एक को हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो जिसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसको मोबाइल फेज कह देते हैं, और जो स्टेशनरी होती है उसको हम स्टेशनरी फेज कह देते हैं, जो स्टैटिक होती है उसको। तो इसी तरीके से जब क्रोमेटोग्राफी आगे गई तो फिर हमारा मोबाइल और स्टेशनरी फेज का कॉन्सेप्ट निकला, और उसी से मॉडर्न जो क्रोमेटोग्राफी है जो आजकल जीसी से लेकर एचपीएलसी तक सब में इस्तेमाल जो ये क्रोमेटोग्राफीज हैं, ये सारी की सारी का बेसिक मोबाइल और स्टेशनरी फेज का कॉन्सेप्ट निकला ही काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन से था, जो कि आई गेस अराउंड 1940 की ये टेक्निक है जब ये इसके ऊपर काम हुआ था।